स्वागत है आपके अपने परिवार जी के जीएस भाई प्रबल सर में। सबसे पहले हम लोग 2018 बीपीएससी में आपको पहले बता दिया कि दो बार पेपर आपके बीपीएससी ने 2018 में कराए थे, पहली बार और दूसरी बार। यानी जो पहली बार जो आपका पेपर था वो तो आपने मैंने करा दिया। जुलाई में जो पेपर हुआ था 2018 में वो जुलाई 2018 में यानी जुलाई 2018 में 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुआ था और यहाँ पे 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुआ था आपके सितंबर अक्टूबर में, जो मैंने कल आपको कराया। तो 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी इतिहास के सवाल पूछे गए उन सबको हम कराएंगे। जितने भी हमारे साथी हैं वो सारे लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप सब लोगों को आसानी से पीडीएफ प्रोवाइड किया जा सके, आसानी से पीडीएफ आपको मिल सके। तो टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस भाई प्रबल सर। चलिए पहला सवाल देखिए, ये सब आप लोगों को पता है, बिल्कुल कोई भी साथी गलत नहीं करेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता आपकी प्रथम नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी प्रथम नगरीय सभ्यता है, फर्स्ट आपके अर्बन सिविलाइजेशन है, जहां से आपके मिट्टी से बने यानी आपके सीधे तौर पे जो ईंट होते थे, मिट्टी से बना ईंट बनाया जाता था पका के, और उस ईंट से मकान बनाए जाते थे। तो पक्की ईंट से बनी इमारतें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये इसके सबसे महत्वपूर्ण आपके क्या देखने को मिलता है? आपकी विशेषता देखने को मिलता है। जब हम मेगास्थनीज की बात करें तो आप सब लोगों को पता है कि सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, वापस गया तो उसके जो विजित क्षेत्र थे, जो जीते हुए क्षेत्र थे, भारत में जो आपके क्षेत्र थे, उस पूरे क्षेत्रों के ऊपर अधिकार हुआ उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर का भिड़ंत हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी कार्नेलिया के साथ विवाह भी हुआ। अब जब विवाह हो गया, सब चीज हो गया, संबंध बन गए, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक दूत के रूप में, जिसको मेगास्थनीज के नाम से जाना जाता है, मेगास्थनीज के नाम से जाना जाता है, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और इसी मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और पाटलिपुत्र के क्या बोलते हैं उसको, पाटलिपुत्र के नगर के बारे में पता चलता है। तो सेल्यूकस निकेटर किसका दूत था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र की बात करें तो कौन से विषय पर आधारित है? कौटिल्य, इसी को विष्णुगुप्त, इसी को चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इसी को विष्णुगुप्त, इसी को चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। ऋषि चाणक्य का आपके पुत्र था। और आप सब लोगों को पता है कि पुराण में द्विसर्ग यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कह के संबोधित किया। नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद के अपमान करने के बाद उन्होंने प्रण लिया कि नंद वंश को समूल नाश करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त करके एक नए साम्राज्य की नींव रखी, जिसको मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी आपके बने। तो कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, उस पुस्तक की बात करें तो उस पुस्तक में शासन काल के सिद्धांत के साथ साथ आपकी विदेश नीति के बारे में भी चर्चा मिलता है। एक से ज्यादा इसका आंसर सही है। तो जब एक से ज्यादा आंसर सही है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। त्रिपिटक किसकी आपकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक की बात करें तो तीन पिटक, आप लोगों सब लोग जानते होंगे कि तीन पिटक क्या है? तो सूत पिटक, फिर कौन सा है? विनय पिटक, और फिर कौन सा है? अभिधम पिटक। इन तीनों के तीनों पिटकों को त्रिपिटक के नाम से संबोधित किया जाता है। और ये त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो ये इससे संबंधित हो गया। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक आप लोगों को पता है कि स्ट्रांगली बिलीव करता था किसके अंदर? तो आपके बौद्ध धर्म के अंतर्गत। उपगुप्त से प्रभावित होकर, जो बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, उससे प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद 261 बीसी में जब कलिंग के ऊपर इसने आक्रमण किया तो रॉक एडिक्ट 13 से पता चलता है कि उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो जो केवल जीतने की इच्छा रखता था,
केवल और केवल आपके साम्राज्य को बढ़ाने और उसको जीतने के चक्कर में, चाहे किसको भी कितना नुकसान पहुंचे उससे उसको कोई मतलब नहीं होता था। तो 261 बीसी में जब कलिंग के ऊपर इसने आक्रमण किया तो उसके बाद इसका हृदय परिवर्तित हो गया और इसने भेरी घोष के जगह पे धम घोष को रिप्लेस करा, धम घोष को रिप्लेस करा। इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट करा देंगे, ज्योग्राफी का भी कराएंगे, इसमें सारा मैं कराता हूं, आप डेली क्लास को लीजिए, सब मैं कराऊंगा। अशोक के दम का, तो राजा के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, यानी एक से ज्यादा आंसर सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख, तो 7 वर्गों में विभाजन। अब देख लीजिए कि जब सप्तांग की बात करते हैं यानी शासन के 7 अंगों की बात करते हैं, तो शासन के 7 अंगों की चर्चा आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में करी गई है। जबकि हम समाज के 7 वर्गों की विभाजित करने की बात करें तो समाज, मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था, इस बात की चर्चा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में दिखाई देती है। कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज इसलिए करेगा क्योंकि आपको पता है कि आपने आधा अधूरा पढ़ा है, लेकिन उसको यह पता नहीं है कि ये जो बब्बर शेर और शेरनी है ये हमारे प्रबल सर के बब्बर शेर और शेरनी है। ना हम गलती करते हैं ना आपसे गलती होगा, कैसे हो जाएगा। बीपीएससी में अगर गलती हो जाए तो यूपीएससी को में क्या हाल होगा। हम तो आपको यूपीएससी के लायक बनाए, बीपीएससी के पेपर को आप कुछ समझते हैं क्या, बीपीएससी के पेपर को आप कुछ समझते हैं क्या। 100 के भी उठ के बना दोगे तो 75 सवाल सही कर दोगे, लेकिन हमारा मकसद 75 प्लस नहीं करने का है, हमारा मकसद आपको 120 प्लस करा के कंफर्टेबल जोन में लाके मेंस की तैयारी कराने का है। आप तैयार हो कि नहीं डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप सभी लोग तैयार हो, अगर आपको जुनून, आपके अंदर वो जोश है और आपके अंदर वो मतलब एक तरीके से ईमानदारी अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने को लेके है, तो एक बार शानदार तरीके से सेशन को लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट दीजिए और बता दीजिए कि ये चीज आपको आता है कि नहीं। तो 7 वर्गों की बात करें तो इंडिका में, और 7 अंग की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अशोक के शिलालेख की बात करें तो उससे आपके अशोक के विदेश नीति के बारे में भी पता चलता है, अशोक के गृह नीति के बारे में पता चलता है, गृह नीति के बारे में पता चलता है, दोनों के बारे में आपको पता चलता है। तो सवाल नंबर 6 की बात करें तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो फाहियान की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय काल में फाहियान ने यात्रा करी थी। उसके बाद नेक्स्ट, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे, तो आकर्षण द्वार जो एंट्री गेट होता था उस एंट्री गेट को क्या बोलते थे, गोपुरम कहते थे। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है, जब भी चोल काल की बात आ जाए शाम को डेली 4 बजे, शाम को डेली 4 बजे मैं आप लोगों को हिस्ट्री की मास्टर क्लास लेता हूं, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार आप लोगों की क्लास लेता हूं। उसमें मैंने चोल काल आपको पढ़ाया था कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। 2 बात को याद रखिएगा, आप सब लोगों को उत्तर मेरूर अभिलेख भी प्राप्त होता होगा, तो उत्तर मेरूर अभिलेख की बात करें उससे भी ग्राम सभा के बारे में पता चलता है। और चोल काल की बात करें तो 2 चीजों के लिए जाना जाता है बाबू, एक इसके नौसेना के लिए, दूसरी इसकी ग्राम पंचायत के लिए। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत दिया है तो आंसर ग्राम पंचायत हो जाएगा। अब ये सवाल देखो, लॉलीपॉप सवाल, सासू तू अरेंज मैरिज करा दे, संगम वंश, सुलुआ वंश, तालुआ वंश और आराविडु वंश। सबसे प्रमुख की बात करें तुलुआ वंश, जिसका प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, जिसके दरबार में अष्टदिग्गज आपके रहा करते थे, और खुद वो तेलुगु के बहुत बड़े लेखक, संस्कृत के बहुत बड़े लेखक अल्बुकर्क के मित्र थे, और उनके बारे में चर्चा बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझु के बाबरी में लिख के बता दिया कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे बड़े शासक थे। तो यहाँ पे जब बात करें विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो 1565 में पतन हुआ। 1336 की बात करें तो इसमें स्थापना किया गया हरिहर और बुक्का विद्यारण्य नामक संत के आपके आशीर्वाद से। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब आक्रमण किया था तो हरिहर और बुक्का को इस्लाम धर्म में प्रशिक्षित कर दिया गया था। दोबारा उन लोगों ने धर्म परिवर्तित किया और एक नए साम्राज्य की नींव रखी जिसको विजयनगर के नाम से जाना जाता है। और उसकी अगर हम भगवा शेष की बात करें, उसके रिमेन्स की बात करें तो आप कहां पे देख सकते हैं, कर्नाटक के हम्पी में देख सकते हैं।
भारत में कागज का कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से कागज का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले चीन में हुआ। सर्वप्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। और इस पूरे की पूरी टर्मिनोलॉजी को एक टर्मिनोलॉजी में अगर आपको बताना है तो इसको क्या बोलते हैं? राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राजत्व का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि वो इसके माध्यम से ये प्रपोज करना चाहता था, ये इंपोज करना चाहता था कि जो राजा ने बोल दिया वो अंतिम है, उसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है। और इस बात के लिए किसको जाना जाता है? बलबन के लिए जाना जाता है। बलबन ने अलग से एक सैन्य विभाग की स्थापना करी जिसको दीवान अर्ज के नाम से जाना जाता है। नौरोज त्योहार आरंभ किया फारसी सिजदा और पाबोस नामक प्रथा की शुरुआत करी। इसने इल्तमिश के द्वारा शुरू किए गए जो चालीसा जो ग्रुप था तुर्काने चेलगामी उसको समूल उसने नाश कर दिया। और इल्तमिश का गुलाम था, रजिया के समय में अधिकारी बना और रजिया के खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी किया। अपना दामाद जिसको कठपुतली बना के खुद ये शासन करता रहा, उसका नाम क्या था? नासिरुद्दीन महमूद। और उसके बारे में बताया जाता है कि टोपी सीखकर अपना जीवन व्यतीत करता था और ये नाम क्या था? बलबन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। वो प्रथम मुस्लिम शासक की बात करें। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो यूरोपीय चित्रकारी की बात करें तो सबसे पहले जिसका यूरोपियनों से कांटेक्ट हुआ नाम क्या था? अकबर। उसके दरबार में परिचय हुआ। आप याद कीजिए कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन जब इंग्लैंड में हो रहा था, एलिजाबेथ वहां की रानी थी और यहाँ का राजा कौन था? अकबर। तू मेरा राजा मैं तेरी रानी। लेकिन सबसे पहले जब अंग्रेज आपके भारत पहुंचे व्यापार के लिए तो यहाँ पे राजा कौन था? जहांगीर। और वहां पे राजा कौन था? जेम्स प्रथम। आया कौन था पहले? कैप्टन विलियम हॉकिंस। लेकिन फायदा किसने पहुंचाया? तो सर थॉमस रो ने। तो भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का। किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? कौन से देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था क्योंकि ग्वालियर के सिंधिया ने बहुत हेल्प करी थी। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? एकमात्र उद्देश्य क्या था गांधी जी के? तो भाई नमक कानून को निरस्त करना। ये भाई राम भारत के लिए पूर्ण स्वराज की बात, ये भी यानी एक से ज्यादा सही है। जब एक से ज्यादा सही है तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 1921 का मोपला विद्रोह की बात करें तो खिलाफत आंदोलन के दौरान कहां पे? आंसर मारोगे केरल। ये किसान आंदोलन था एक तरीके से, तो आंसर बी हो जाएगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन आप सभी लोगों को पता है कि 19 जुलाई 1905 को अंग्रेजों ने इस बात की घोषणा करी कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इसका प्रशासन संभालने में दिक्कत हो रहा है, इस बंगाल को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो राष्ट्रवादी आपके नेता थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी। तब भी आपके अंग्रेजों के कान पे जू नहीं रहेगा और उसका जो इच्छा था उसको पूरा कर दिया। और आखिरकार 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन को प्रभावी कर दिया, जिस दिन पूरे बंगाल में राखी बांध की एकता प्रदर्शित करने की कोशिश करी गई, एकजुटता दिखाने की कोशिश करी गई, यूनिटी दिखाने की कोशिश करी गई। तो स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध कलकत्ता के टाउन हॉल में। आप सब लोगों को याद होगा। नेक्स्ट सवाल, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। यह अकेले बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो अकेले इसने नहीं बनी, भाई तीनों ने मिलकर, मेहता ने, तेलंग ने, तैयब जी ने। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, एक से ज्यादा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। कुछ है नहीं सवाल में यार, कुछ तो सवाल में हो जिससे बताया जाए। इंपीरियल कैडेट फॉर्म की स्थापना किसने करी थी? ये इंपीरियल कैडेट फॉर्म क्या होता था? ये अगर इंपीरियल कैडेट फॉर्म की बात करें तो कॉप्सी क्या होता था? तो इसमें जो देशी रियासत के जो राजकुमार होते थे और साथ ही साथ जो सामंतों के पुत्र होते थे उसको सैनिक शिक्षा का प्रबंधन यहाँ पे किया गया। और वो किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन, जिसके समय काल में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को। और इनेक्ट कब कर दिया गया था? 16 अक्टूबर को। कर्नल वाइली की बात करें तो कर्नल वाइली की हत्या के आरोप पे किसे मृत्युदंड दिया गया था? आप सब लोगों को पता है कि इंग्लैंड में जाके अंग्रेज अधिकारियों को मारने वाले हमारे पास दो बब्बर शेर का नाम आता है। एक 1940 में माइकल ओडायर को गोली मारने वाले आपके पास उधम सिंह का नाम आता है, और दूसरा कर्नल वाइली की हत्या करने वाले
मदन लाल ढींगरा का नाम आता है। तो मदन लाल ढींगरे के बारे में बात करें तो मदन लाल ढींगरा सीधे तौर पे आंसर हो जाएगा, तो 22वें का आंसर ए हो जाएगा। भारतीय उच्चायुक्त के पद को, हाई कमिश्नर के पद की बात करें तो कौन से अधिनियम से इसको सृजित किया गया था? कौन से अधिनियम से? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, और इसी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, इसी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया भाई? प्रांतों में द्वैध व्यवस्था की शुरुआत करी गई और पृथक निर्वाचन प्रणाली को कंटिन्यू रखा गया। 1935 में केंद्र में द्वैध और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? पहले में भी भाग नहीं लिया था, तीसरे में भी भाग नहीं लिया था। इसका मतलब है कि उपयुक्त एक से अधिक आंसर हो जाएगा। केवल दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पे आपके लंदन गए थे पार्टिसिपेट करने सेंट जेम्स पैलेस में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? 1924 कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे भाई, आपके क्रिप्स मिशन आया 1942 में। क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। उसके बाद जब अंग्रेजों को लगा कि कुछ दाल नहीं गल रहा है, तब अंग्रेजों ने बोला कि चलो देश तुम्हारा, तुम ले लो, संविधान सभा का गठन करो। कैबिनेट मिशन आया, 3 सदस्य लोग थे। सर पैट्रिक लॉरेंस उसका अध्यक्ष था, अलेक्जेंडर रीड था और उसमें स्टेफर्ड क्रिप्स था। ये सवाल बोला कि क्या इसमें कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें बेबेल कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो आंसर बी हो जाएगा। नाउ और नेवर पैम्पलेट, ये किसने लिखा था भाई? ये किसने लिखा था? नाउ और नेवर पैम्पलेट ये किसके द्वारा? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आपके छात्र चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था, उसके द्वारा ये आपके पैम्पलेट जारी किया गया था। तो जिसका नाम क्या था? रहमत अली। और मोहम्मद इकबाल ने क्या बोला था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? 1829, आप लोगों को पता होगा। और 1829 की बात करें, नियम 17वां लॉर्ड विलियम बेंटिक, और किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से उनके उपन्यास शबद कौमुदी को यहाँ पे आधार बनाया गया। तो कौन था? तो आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब आपके पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी में यह पारित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो उनका नाम क्या था? सरदार पटेल, जिनको भारत के लौह पुरुष कह के संबोधित करते हैं, जिनको भारत का बिस्मार्क कहते हैं, जिनको भारत में एकीकरण के अग्रदूत कहते हैं। और आप लोगों को पता है, आप सब लोगों को पता है कि इन्होंने सबसे पहले आपके 1947 में भारत के आजाद होने के बाद इन्होंने क्या किया था? तो 1947 में आजाद होने के बाद इन्होंने आपके सबसे पहले सिविल सेवा के अधिकारियों को उन्होंने क्या किया था? तो सबसे पहले संबोधित किया था। तो ये जो आपकी 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 जो जुलाई में हुआ था, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि 2018 में बीपीएससी ने 2 बार पेपर कराए थे। एक हमने कर लिया जिसको 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 का है। फिर मैं 63वीं को भी 2018 बोल रहा हूं क्योंकि 2000 जुलाई में 2018 में पेपर हुए थे। तो इतिहास के ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 30। आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपको लगता है कि 30 सवाल में से कोई गलत हो सकता है? तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार सेशन को शेयर करके लाइक कर दीजिए और आगे एक बार दोस्तों को बता दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट आपके शुरू करेंगे।